हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग मोनू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी या भी जो एक आत्मकथा है उसके बारे में जानेंगे। मोनू भंडारी जी के द्वारा रचित यह कहानी एक बी का प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ है और इनका जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भांगपुरा गांव में हुआ था। मोनू भंडारी 5 भाई बहन थे। मोनू भंडारी सबसे छोटी थी। साहित्य से इनका परिचय कांग्रेसी नेता जीतमल लुपनी के माध्यम से हुआ था। इन्हें जैनेन्द्र की रचनाएं, भागवती बाबू का चित्रलेखा और अगय की रचनाएं पसंद थी। इनका प्रिय लेखक यशपाल थे। मोनू भंडारी भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र में कमज़ोर थी। उनकी पहली कहानी मैं हार गई है वे 1957 ईस्वी के अधिवेशन में शामिल हुई थी। इनका राजेंद्र यादव से विवाह हुआ था। इनकी पुत्री का नाम टिंकू रचना था। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 2021 में हुई है। एक कहानी यह भी आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का अधिकार केवल पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि आंदोलन के मार्ग में बड़े बूढ़े भी बाधक बन सकते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी से पूरा आत्मकथा है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आत्मकथा की तरफ चलते हैं और पूरा आत्मकथा हम लोग देखते हैं। एक कहानी यह भी मोनू भंडारी जन्मी तो मध्य प्रदेश की भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों की सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकें, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में ही थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के लिए वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया करते थे, जिसमें से कोई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे या उनकी खुशहाली के दिन थे। और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंगवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों का भकराव से वो ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह से पहला और अकेला शब्दकोश था। उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत थी, पर अर्थ नहीं, और शायद कीर्ति आर्थिक स्थिति ने ही उन्हें व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्थापित हो उनका अहंग उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विषमताओं की भागीदारी बताएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रखने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने वाली गहरी चोटें होगी, उन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद में दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब जब हम लोग भी उसके चपेट में आते रहते थे।
पर यह प्रीति गाथा मैं इसीलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई है, या किसी अनजाने अनचाहे किए गए व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मलियर भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। बचपन ने मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला की हर बात को तुलना और फिर उसकी प्रशंसा में ही है क्या मेरे भीतर ऐसे गहरेहीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषताएं लगाकर मेरी रेखीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने की बातें याद आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना पन्ना चाहती थी, आज एकाएक उसके खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद ही जिन पिता से ही किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझसे हैं, कहीं कुंडाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं परछी इच्छाओं के रूप में। केवल बाहरी विभिन्नताओं के आधार पर अपनी परंपरा और सीढ़ियों को नकारने वाली को सचमुच इस बात को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतिथि किस कदर उसके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरे दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से सब कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति थी उसमें शायद। पिताजी की हर जायजती को अपना प्राय और बच्चों को हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वो। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा। माँ के साथ था, लेकिन नियाहित असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहानुभूति। खैर जो भी हो, अब यह व्यर्थक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन मैं तो 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेले खेले, सौतेलियाँ, लंगटी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलों, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों का विवाह भी रचाएं। पास पड़ोस की सहेलियां के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माचा सूतने का भी काम किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर से बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले में किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ तो हमारे परिवार का हिस्सा भी थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने का इस आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कच्चर की बिछिंद करने हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरे कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरी अवस्था गुजार अपनी युवावस्था का प्रारंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको सुनते देखते इनके बीच ही मैं पड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में इतनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियों लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भावी भंगिमा
भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आदर्श का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। इन लोगों को छत्र छाया से हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों का जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगर गिरनी और कुशल पाक शास्त्री बनाने की नुस्खे जुटाए जाते हैं, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वह भटियार खाने कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भुट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में जमावाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शकल था। चाय पानी वे नाश्ते देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा है। सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल रहा हो था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं आती थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों की रोमानी आकर्षण, उसकी कुर्बानियों को जरूर मन आक्रांत रहता था। मैं 10वीं तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाले बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखन की अहमियत का परिचय हुए किताब पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने करघरा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबें पर बहसें की तो 2 साल बीतने ना बीतने साहित्य की दुनिया सतत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अगय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उन समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकर्षित किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा था। अगय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ से सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसके मन में इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर ने फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों का मंथन का योग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत में बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा तो शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दरिया ही नहीं पढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों के जाने समझने का सिलसिला पिताजी से शुरू किया था। उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी स्थितियाँ
उपस्थिति के घर में आए लोगों के बीच बैठूं, उठूं, जानूं, समझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे नितेश, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से बढ़कर धरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक यह चलता ही रहा। यश कामना बल्कि करूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन में धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चचार हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उसके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। वहाँ जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से बनाते हुए वे आए थे। लौटकर क्या कहर बरपार होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाएं तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रौब है कि तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियों निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश को पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक सकता है भला। बेहद कद स्वर्ग में पिताजी यह सब सुनते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और आज़ाद सिंह फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आग्रह था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपट मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर वही भाषणबाजी। इस बीच पिताजी ने के एक हिनायत दरियानुसी मित्र ने घर आकर अपनी अच्छी तरह पिताजी को लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के हाथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियां को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भड़भड़ाते रहे। बस अब यही रह गया था, लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मंडू को घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर कि मैं रात को होने पर रात घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आया हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकलना भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग
और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते चले जा रहे थे और पिताजी के चेहरे में संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह की प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर से उड़मती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच से झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में हो रहा है। पर पिताजी कितनी तरह से अंतर्विरोधियों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने का प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सहजता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इन बातों को बिल्कुल एहसास नहीं था कि इन दोनों के रास्ता का टकराव का है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल के कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज के अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की कॉलेजेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निरस्त कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने यह खुशी मिला गई। शताब्दियों के सबसे पहले बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। इसी के साथ हमारा यह आत्मकथा भी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह आप लोगों को कैसी लगी और हमारे वाचन में कहाँ कमी है। मैं उसे पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी।